अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क के सियासी माहौल में तलखी और कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और वाज़ेह नजर आ रहा है कि मुल्क इंतकाम दर इंतकाम की सियासत की तरफ बढ़ रहा है और सियासी क़यादत का आपस में राब्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ ने पौने 4 साल हुकूमत में सियासी मुखालफिन के साथ जो किया, अब इत्तेहादी हुकूमत भी बदले की फिजा पैदा कर रही है और तहरीक इंसाफ आइंदा हुकूमत में आकर बदला लेने और मौजूदा पंजाब हुकूमत के जरिए हिसाब बराबर करने का इंदिया दे रही है, जिससे सियासी माहौल में कशीदगी बढ़ती जा रही है जो मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी सूरत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासतदानों से बात नहीं करेंगे और इन हालात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का मुकदमा हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस बन गया है। वफाकी हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, क्योंकि इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लग रहा है। तासुर पैदा हो रहा है। आज इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा आज जज ने भी मुस्तरद कर दी है। पुलिस जज को जिस्मानी रिमांड के लिए मुतमईन नहीं कर पाई। प्रोसिक्यूटर ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में कहा कि हमने देखना है कि प्रोग्राम के पीछे प्रोड्यूसर कौन था। मेरी इस्तदा है कि मुल्जिम हाई प्रोफाइल है, इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, इसलिए हमें 4-5 दिन दें ताकि पंजाब फोरेंसिक लैब से पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं। हमने पेपरा को भी लिखा है, हो सकता है कि मुल्जिम को कराची ले जाना पड़े। हमें शहबाज गिल अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं दे रहे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने भी शहबाज गिल का वज़ी जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा करते हुए अदालत को बताया कि ट्रांसक्रिप्ट था जो अदालत में पढ़ा गया, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कौन इसके पीछे है। शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ, इसके लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। शहबाज गिल मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। ड्राइवर को उन्होंने बनीगाला छुपाया हुआ है। शहबाज गिल नहीं बता रहे कि कौन इनके पीछे था। शहबाज गिल ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि जब टीवी पर बात की उस वक्त शाम 4 बजे का वक्त था। उस वक्त कोई मोबाइल नहीं चल रहा था क्योंकि सिग्नल नहीं थे। प्रोग्राम में लैंडलाइन नंबर से बात हुई, मोबाइल से हुई ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा कोई जिस्मानी चेकअप नहीं किया गया और वकला से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में सारी रात मुझे जगाए रखा गया। शहबाज गिल ने कमीज उठाकर अदालत को अपनी कमर दिखाई और कहा कि मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और मेडिकल नहीं हुआ है। मेरा फर्जी मेडिकल अपनी मर्जी से बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करूं। मैं प्रोफेसर हूं, मुजरिम नहीं हूं। मैं वफाकी काबीना का मेंबर रहा हूं। मुझे थाना को हिसार में नहीं रखा गया। मुझसे पूछा जाता है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान खाते क्या हैं। मुझसे बार बार पूछते हैं कि जनरल फैज से कितनी बार मिले हो। बार बार सवाल होता है कि क्या ये सब कहने के लिए इमरान खान ने कहा था। मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। कमरा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि मैंने कोई एतराफी बयान नहीं दिया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर फैसला महफूज किया और फिर सुनाते हुए शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की सजा मुस्तरद कर दी और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जाम से मुतालिक इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। किस कानून के तहत और किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो इसे सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेड गुलाम हुकूमत के लिए बिला खौफ आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद की है। पुलिस तर्जुमान के बयान में कहा गया है कि शहबाज गिल अदालत के हुक्म पर डॉक्टर्स के बोर्ड से तिब्बी मुआयना करवाया गया और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तस्वीर में नजर आ रहा है कि मुल्जिम बिल्कुल हशाश बशाश और जिस्मानी तौर पर फिट है। मुल्जिम पर तशद्दुद से मुताल्लिक एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने यह अपील मुस्तरद की। इससे पहले आज शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत भी मंजूर कर ली गई थी। इसके अलावा शहबाज गिल ने कराची में दर्ज मुकदमा गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शहबाज गिल की दरख्वास्त में कहा गया है कि एक मामले पर कराची और इस्लामाबाद में अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए, एक मामले पर 2 मुकदमे दर्ज करना अदालती फैसलों की खिलाफवर्जी है। शहबाज गिल को आज अदालत से रिहाई तो नहीं मिली, लेकिन उनके रिमांड की पुलिस की इस्तदा 2 अदालतों से मुस्तरद हुई। इसके अलावा उनके ड्राइवर की अहलिया को भी आज अदालत से जमानत मिल गई, जिसकी गिरफ्तारी पर सख्त तनकीद हो रही थी। हुकूमत की नीयत, रवैये और अज़ाइम पर सवालात उठ रहे थे और दुरुस्त उठ रहे थे। इंतकामी सियासत का इल्जाम लगाया जा रहा था और दुरुस्त लगाया जा रहा था। इस हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सऊदी अरब से आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर से टेलीफोन पर राब्ता किया है
और शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापे से रोक दिया है। और शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी आईजी इस्लामाबाद से इजहार नाराजगी किया है और हिदायत की है कि शहबाज गिल का लैपटॉप और मोबाइल बरामद करने के लिए ड्राइवर को हर सूरत पकड़ा जाए, लेकिन चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी ने आज न्यूज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि अभी आपकी हल्की फुल्की मरम्मत शुरू हुई है। शहबाज गिल के बाद पूरी तहरीक इंसाफ सीधी हो गई है। हल्की फुल्की अभी आपकी मरम्मत शुरू हुई है। सिर्फ अभी शहबाज गिल साहब ने 2 दिन के लिए हवालात की यात्रा की है। वो किसी क्लास में एक बच्चे को कान पकड़ाए ना तो सारी क्लास के बच्चे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। पूरी पीटीआई सीधी हुई पई है। बड़े अच्छे बच्चे बने हैं, बटन बंद करके इतना बड़े इतना आराम ना खड़े होंगे। बड़ी तमीज आई है आपको, लेकिन अभी और सिखाई जाएगी। आपके जराइम से पर्दा उठाया जाएगा और आपको सजाएं भुगतना पड़ेंगी। मगर इन हालात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक अहम और मजबूत तजवीज सामने आई है और उन्होंने सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है। आज लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि बढ़ती हुई खलीज पर परेशानी है, इसको कम होना चाहिए। सियासतदान एक मेज पर नहीं बैठ रहे, इनको इकट्ठा बिठाने की जरूरत है। मुझे कोई कामयाबी नजर आई तो जरूर कहूंगा कि एक मेज पर बैठ जाएं। सदर की हैसियत से खुद इकट्ठा नहीं कर सकता, सिर्फ कह ही सकता हूं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता रहता हूं कि चीजें ठीक नहीं है। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह घंटी बजाकर तो बिठाया नहीं जा सकता। तमाम पार्टियों को मस्बत और अहम मामलात पर अफाम तफहीम पैदा करना चाहिए। सियासतदानों को समझाता रहा हूं कि फौज को जेर बहस मत लाया करें। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि चंद माह पहले तो तमाम पार्टियां जल्द इलेक्शन की बात कर रही थी, अब राय बदली है। इलेक्शन अच्छा हल है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर तय करें कि कब इलेक्शन होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने बड़े अहम वक्त पर सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात की बात की है। अब तक हुकूमत को शिकवा है कि इमरान खान किसी सियासी मुखालिफ से बात ही करने को तैयार नहीं है। इमरान खान खुद कह भी चुके हैं कि वो मुल्क दुश्मनों, यहाँ तक कि हजारों शहरियों और फौजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, लेकिन सियासी मुखालफिन से बात नहीं कर सकते। तालिबान है, टीटीपी है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते हैं। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर आपके घर का कोई डाका मार ले और आप कहें जी आप उससे बात करें, आप क्यों नहीं बैठ के बातचीत कर देते? तो सारे डाके मारने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, मगर अब उन्हें पंजाब का वजीर आला बना दिया है, मगर दीगर मुखालफिन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की बात की है, जो इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं। इस पर सारी सियासी क़यादत को सोचना चाहिए और मजबूत रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की भी है, जिसने इंतकाम की सियासत खुद बर्दाश्त की और देख लिया है कि इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है, फायदा किसी का नहीं होता है। हुकूमत अपने साथ ज्यादती का बदला ज्यादती से लेने की कोशिश करेगी तो इंतकामी सियासत की आग ही जलेगी। तलाल चौधरी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब आपने तो खुद ने कहा कि हल्की फुल्की सी मरम्मत शुरू हुई है, सिर्फ अभी शहबाज गिल ने 2 दिन के लिए हवालात की यात्रा की है, क्लास के बच्चे को कान पकड़ा है, ये सारी बातें आप कर रहे हैं। वही लबो लहजा है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का होता था, वो आज भुगत रहे हैं, कल आप भुगतेंगे, इसकी वो आपको धमकी दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि बाकियों की भी बारी आएगी। इस मुल्क ने ऐसे ही चल रहा है या आप लोगों ने मिल बैठकर कोई बात करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, बड़ा फर्क है इनके केसेस में और हमारी केसेस में। ये अपनी की हुई भुगत रहे हैं और हमने तो ना करदा गुनाहों की सजा भुगती है। हमें तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनाए गए सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में एक खास किस्म की सियासी फजा बनानी थी और इमरान खान को लाना था। इस वक्त क्या मुझे ये बताइए कि ये तो जिस एनवायरनमेंट में है उसमें आप ये देख लें, ये इनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो कई लोग तो सुबह गिरफ्तार होते हैं, रात 12 बजे तक जमानत हो जाती है। अगर रिमांड मिलता है तो 2 दिन का, हम तो 3-3 महीने के रिमांड पर रहते रहे, 2-2 साल काल कोठरियों में रहे और उसके बाद जमानतें। और ये जो कानून था, जो इंसाफ का निजाम था, वो सोया हुआ था। और अब इनके लिए आप 2 नोटिसेस ये FIA के हुए हैं, 2 हाई कोर्ट्स ने वो सस्पेंड कर दी है किसी किस्म की भी कार्रवाई। तो ये सारी चीजें इनको बहुत सारे एडवांटेजेस, उसके बावजूद मुझे चाहिए कि मैं किस तरह छोड़
जाए बगावत के बयानिए को। तनकीद और बगावत में फर्क होनी चाहिए। जो तनकीद है वो हमने भी की है, मगर बगावत नहीं हो सकती। और हमें भी इन लोगों ने तो शोहदा को भी नहीं छोड़ा। हमारा कारगिल मगर मसला ये कि तलात जोशी साहब, अल्फाज के ऊपर अगर कोई अपने अल्फाज को वापस ले ले, उनकी पार्टी ने उससे डिस्टेंस कर लिया, जिस चैनल पर चले उसने उसकी मजम्मत कर दी, अगर वो अपने अल्फाज के ऊपर आप लोगों को गद्दार और बागी तो नहीं ना साबित करेंगे। अल्फाज थे, अगर वो कह दें कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं तो आप आगे बढ़ जाए। अगर वो कह रहे हैं अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी का इजहार कर, आप किसी को मौका नहीं देंगे अल्फाज के ऊपर, अल्फाज की अदायगी के ऊपर इस मुल्क में हम बगावत और गद्दारी का तय करना शुरू कर देंगे? देखिए, ये सारे का सारा एक प्लान था और इसमें ये चीफ ऑफ द स्टाफ है इमरान खान के, ये बनी गाला से ये सब कुछ हुआ। ये एक लिखा पढ़ा हुआ बयान जो है पूरा सोच समझ के वो किया गया। उसपे आज के दिन तक पीटीआई ने अपने आप को वो ना निगलते हैं ना उगलते हैं। यानी वो चीफ ऑफ द स्टाफ है आज भी शहबाज, आज भी वो ना बयान की इमरान खान आके मजम्मत कर देना जी, और ना वो मजम्मत करते हैं ना वो उसके साथ खड़े होते हैं। सो इस माहौल में, और मुझे ये बताइए, मैं आपको ये कह रहा था कि तनकीद और बगावत में फर्क है। सो हमें बहुत ज्यादा हमें जो कारगिल वॉर थी उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को हटा दिया गया था, मगर जो उस वक्त के शोहदा थे मियां नवाज शरीफ ने अपने हाथों से उन्हें निशाने हैदर और तमगे दिए, हमने उनकी तकरीम की। हम और मगर शोहदा के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? और उसके बाद दूसरी साइड कि ये वाले माहौल आप बगावत नहीं कर सकते। आप अगर तनकीद करते हैं वो भी आप डरी एक्ट। मगर देखिए, आपने अल्फाज उठाया, बाद आप आपने एतराज उठाया कि हमारे जमाने में तो महीनों महीनों के रिमांड होते थे, और हमने देखा है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपके बहुत ही सीनियर रहनुमाओं के साथ और जिनके ऊपर कुछ बाद में साबित भी नहीं हुआ, उनके वाकई एक लंबे लंबे अरसे तक रिमांड होते थे। अदालत इतनी आसानी से नहीं जुडिशल कर देती थी। मगर आपका उठाया गया एतराज, आप पर उठाए गए एतराज का जवाब नहीं ना दे रहा। शहबाज गिल कह रहे हैं उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा है। उनके वकील कह रहे हैं कि हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, रहनुमा नहीं मिल पा रहे हैं, पता नहीं चलता है कहां रखा हुआ है। टॉर्चर, उन्होंने आज अपनी कमर दिखाई है जज साहब को कि देखें मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इसका तो इख्तियार नहीं ना मिलता। देखिए, ये वो अभी अडियाला चले गए। जैसे कोई हवालाती या कैदी जाता है तो उसका पूरा एक मुआयना किया जाता है। वहां डॉक्टर भी पंजाब का है, वकील भी पंजाब की है। अगर कोई तशद्दुद हुआ होगा तो मेरा ख्याल हुकूमत भी वहां पीटीआई की है, पता चल जाएगा। मगर आप इस आड़ में ये नहीं छुपा सकते कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया है। और 3 दिन तक तो पीटीआई तो उनको रोटी देने वाला कोई नहीं था, उनको मिलने वाला कोई नहीं था। ये तो आप मीडिया ने और लोगों ने उनकी बैटिंग की है, तो आज याद आया है कि ये वही शहबाज गिल है जो कि चीफ ऑफ द स्टाफ इमरान खान का, और इसको हम हमारे कहने पर सब कुछ किया है, तो कुछ तो खड़ा हो जाए इनके पास। सो मेरा ख्याल है कई चीजों का वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। 2 दिन और उसके बाद उनको मैं तो इस पर भी सवाल उठा रहा हूं, मगर उसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई ज्यादती करें। उनके ड्राइवर की मिसेस के साथ हुआ। सबसे पहले नून लीग ने मामला आपके प्रोग्राम में सीनियर 3 लीडर अब्बासी साहब ने, मरियम नवाज ने, हमने उठाया। हम चाहते कानून पर अमल हो। मुझे तस्दीक करने दीजिएगा, मुझे तस्दीक करने दीजिएगा। हमने जब सवाल उठाया तो फिर आपकी सीनियर क़यादत ने जवाब में इसे तस्लीम किया, और फिर मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, वरना दिन से ये बात चल रही थी, किसी को नहीं ख्याल आया। तो ये तस्वीर है, ऐसा नहीं कि आए और अचानक हमारे प्रोग्राम में आके सवाल उठाया और फिर मरियम नवाज साहिबा ने उठाया, नहीं, किसी को नहीं ख्याल आया। जब सवाल उठाया तो फिर कहा कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, फिर मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, फिर तो ये दिन भर चल रहा था मामला। ये इसका सीक्वेंस है। शाहजेब साहब शुक्र करें कि भी चंद घंटों में, यानी बाप के सामने बेटी गिरफ्तार हो, खावन की अहलिया बिस्तरे मर्ग पर हो और टेलीफोन करने की इजाजत ना हो, और मरियम नवाज अपने सो रही हो अपने कमरे में और उसका दरवाजा तोड़ दिया जाए। काश कभी सोच लें कि वो तो कई दिन किसी को यह भी ख्याल नहीं आया कि ये ज्यादतियां की गई थी। और हमारी तो कई लोगों की जवानियां के 2-2 साल का कोई जवाब दे नहीं है। साहब प्रिसाइजली यही बात है कि आप लोग इससे गुजरे हैं। जो मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ
اور جو کراچی میں واقعہ ہوا اتنا انفارچونیٹ واقعہ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بجائے اس پر کہ پشیماں ہوتے اور کہتے کہ یہ غلط ہوا، طاقت اتنی سر پر چڑھی ہوئی تھی ان کے کہ مجھے یاد ہے پریس کانفرنس کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر آئی جی نے چھوڑا یا پھر مقدمے میں کوئی رعایت دی تو پھر ہم دیکھنا کہ آئی جی تمہیں وفاق سے ہم بدل دیں گے. آئی جی کو دھمکیاں دیتے تھے، پولیس کو دھمکیاں دیتے تھے، طاقت سر پر چڑھی ہوئی تھی. مریم نواز کو جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سامنے اریسٹ کیا گیا، یہ بھی نہیں خیال رکھا گیا کہ والد صاحب قید ہیں ان کے سامنے اریسٹ کیا گیا، طاقت سر پر چڑھی ہوئی تھی. کیا آپ لوگوں کی بھی طاقت سر پر چڑھ رہی ہے؟ وہ اب اس وقت ریسیونگ اینڈ پر ہے تو کل کو آپ بھی ہوں گے، پھر آپ ان سے بدلہ لیں گے، پھر وہ آپ سے بدلہ لیں گے. یہ ملک بدلوں کی سیاست میں ہی چلتا رہے گا. آپ یاد کریں جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اسی پلیٹ فارم سے ہم آواز اٹھا رہے تھے، مگر ان پہ کیا طاقت سوار تھی ان کے سر پر. تو آپ لوگوں کے سر پر کیا طاقت سوار ہو گئی ہے؟ مگر کئی ایسے لا قانونیت یا ایسے جرم جو ہیں، ایسے حکومت ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی بغاوت پہ اکسار ہے تو اس پر پھر کاروائی کی جائے. اب اگر کوئی یہ ساری چیزیں میاں یعنی نواز شریف اور نون لیگ سے کمپیئر کر رہا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مثلا توشہ خانہ کیس کا فورن فنڈنگ کا وہ کہتے ہیں جی جیسے نواز شریف سے زیادتی ہوئی ویسے عمران سے عمران سے نہیں انہوں نے جرم کر چکے ہیں. اسی طرح ہی شہباز گل جرم کر چکے ہیں. بھئی اس اگر پشیمانی ہے تو کھل کر سامنے آئے نا جی. اور عمران خان کے چیف آف دی سٹاف ہے، وہ یہ تسلیم کریں، سب کو چیزیں لے کر آئیں. لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ وہ صرف سیاسی آڑ میں اپنے گناہوں کو چھپاتے رہے. اور پچھلے وہ لگاتار ان کو یہ سہولت حاصل رہی کیونکہ وہ لاڈلے تھے. 8 سال تک فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا، وہ اشتہاری تھے، مگر اس کے باوجود سپریم کورٹ جایا کرتے تھے. پاناما کیس میں کسی نے پکڑا نہیں، وہ اشتہاری تھے اس وقت. اسی طرح ان کا کوئی گھر ہو، فورن فنڈنگ ہو، ان کے بچوں کا معاملہ ہو، ان کے لیے بس 63 اور تھی، ہمارے اور عام لوگوں کے لیے اور تھی. تو وہ اپنی سیاست کی آڑ میں اپنے جرم نہ چھپائیں. وہ سیاست کریں مگر سیاست کی آڑ میں جرم نہ چھپائیں. عمران خان اپنی سیاسی مقبولیت اور اپنی پارٹی کی آڑ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جرم چھپانا چاہ رہا ہے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن کسی جگہ اگر یہ لگے گا کہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ نہیں ہوگی. ہم بھی آپ کو بھی جواب دیں، اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں. بہت شکریہ تاجوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ایک ملک ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے ایک سیاسی لیڈر کی وجہ سے. کیا معاملے بات کریں گے اتنے کے بعد. اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو سول وار کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور اس وقت امریکہ میں خانہ جنگی کے خطرات 1861 کے بعد سب سے زیادہ ہیں. ٹرمپ نے اپنے سپورٹرز میں ایک ایسا کلٹ پیدا کر دیا ہے کہ وہ سچ ماننے کو تیار نہیں ہے. سچ اور حقائق کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. تاریخ میں جھوٹ کو حقائق سے غلط ثابت کیا جاتا رہا ہے اور اسی صورت میں ہمیشہ سچ حاوی ہوا ہے. مگر ٹرمپ نے ایسا بیانیہ کھڑا کر دیا ہے اور اس بیانیے کو کھڑا کرنے کے لیے امریکہ کے معتبر روایتی میڈیا جس میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور CNN شامل ہیں، ان پر جھوٹی خبریں اور بکاؤ ہونے کے الزامات لگا کر ان الزامات کو دوہرا کر اپنے سپورٹرز کی نظر میں ان میڈیا پلیٹ فارمز کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا ہے کہ حقائق اہمیت کھو گئے ہیں. اور سچ کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا ہے کہ ٹرمپ کے سپورٹرز ان کے خلاف کسی بھی سچ کو سچ ماننے کو تیار نہیں ہیں. امریکی میڈیا میں ٹرمپ کے سپورٹرز کے لیے زومبیز کی اصطلاح بھی استعمال کی جا رہی ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. جب میڈیا ٹرمپ کے ٹیکس چھپانے، اثاثے ظاہر نہ کرنے، الیکشن میں دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگانے، خواتین کے بارے میں نازیبا ریمارکس دینے اور ایک کے بعد ایک یو ٹرن دکھاتا ہے تو ٹرمپ اسے ایک سازش قرار دے دیتے ہیں اور ان کے سپورٹرز اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. ٹرمپ کو جھوٹ بولنے کے باوجود سچا اور حقائق دکھانے والے میڈیا کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ٹرمپ 2020 کا الیکشن ہار گئے مگر انہوں نے دھاندلی کا الزام لگا دیا تو ان کے سپورٹرز نے یقین کر لیا کہ ٹرمپ جیت گئے تھے مگر انہیں سازش کر کے ہروا دیا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں ٹرمپ کے سپورٹرز نے کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا اور جب حملہ کرنے والوں کی گرفتاریاں اور تفتیش ہوئی تو انہوں نے یہی بیان کیا کہ وہ تو حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے اور ٹرمپ حق پر ہیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹرمپ کو جھوٹ اور نفرت انگیز بیانات کی وجہ سے ٹویٹر پر ان کے اکاؤنٹ کی معطلی کا سامنا کرنا پڑا تو یہ نہیں ہوا کہ ٹرمپ کے سپورٹرز نے یہ مانا ہو کہ ٹرمپ نے غلط بیانی کی ہوگی، ٹرمپ نے نفرت انگیزی کی ہوگی، بلکہ ان کے سپورٹرز نے اسے بھی ٹرمپ کے خلاف سازش اور زیادتی قرار دیا کیونکہ ٹرمپ نے اسے سازش اور زیادتی کے طور پر پیش کیا اور ان کے حامیوں نے آنکھیں بند کر اس پر یقین کر لیا. اگر تحقیقاتی ادارے ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کریں تو انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. امریکی ادارے FBI کے دفاتر کے گھیراؤ اور احتجاج کا مطالبہ
اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جج تحقیقات کا حکم دے دے تو اسے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مشہور سیاسی فلسفر فرانسس فوکویاما کے مطابق جیسی تحریک ٹرمپ چلا رہے ہیں اس میں ان کے سپورٹرز کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ خود اپنے آزاد دماغ سے سچ، جھوٹ اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں اور حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکیں، بلکہ ان کے لیے صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ جو باس کہہ رہا ہے وہی درست ہے اور جو باس کا حکم ہوگا ہم تو وہی کریں گے۔ فرانسس فوکویاما کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کے اکثریتی سپورٹرز ایک آمرانہ نظام چاہتے ہیں، بلکہ اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو جمہوریت کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2020 کا الیکشن جیت گئے تھے مگر انہیں ناجائز طریقے سے ہرا دیا گیا ہے، اس لیے وہ ٹرمپ کے ساتھ حقیقی جمہوریت کا دفاع کر رہے ہیں۔ مگر اس کے بعد امریکہ میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ اور سازشی بیانیہ ٹرمپ بناتے ہیں اتنا ہی بڑا جھوٹ اور سازشی بیانیہ اتنی ہی قوت کے ساتھ ٹرمپ کے مخالف بھی بنانا شروع کر دیں۔ مگر اس پر بھی بحث ہے کہ ٹرمپ کو تو شاید اس سے ہرایا جا سکے مگر جمہوریت اور معاشرتی اقدار کی بھی ساتھ ہی شکست ہو جائے گی اور ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آپشن ہے جس پر امریکہ کے مبصرین اور سیاسی تجزیہ کار متفق نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طریقوں سے ٹرمپ کا راستہ روکا جائے اور انہیں جھوٹ اور نفرت انگیزی کی سیاست کا سہارا لے کر 2024 میں صدر بننے سے روکا جائے اور نفرت انگیزی اور جھوٹ کی سیاست سے بھی روکا جائے، اور جس طرح ٹرمپ امریکہ کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں اسے ہر صورت روکا جائے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک جو قانونی چارہ جوئی ٹرمپ کے خلاف ہوئی ہے وہ اس کے خلاف بھی اپنے سپورٹرز میں بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اسے ایک سازش اور حقیقی جمہوریت کا راستہ روکنے اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش اور جھوٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ چاہے 2020 میں ٹرمپ کی شکست کے بعد کیپٹل ہل پر حملہ ہو یا دیگر تحقیقات ہوں، ٹرمپ کے سپورٹرز بغیر حقائق کو دیکھے ان کے سازشی بیانیے کو سچ مان رہے ہیں۔ ٹرمپ کو امریکہ میں کئی الزامات کا سامنا ہے، ان کے خلاف اعلیٰ سطح کی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کے کارکنوں کے خلاف 6 جنوری 2021 کو الیکشن میں شکست کے بعد کیپٹل ہل میں ہنگامہ رائی کے تناظر میں امریکی ایوان نمائندگان کی خصوصی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹرمپ پر ٹیکس چوری کا الزام بھی ہے، جبکہ FBI ٹرمپ کے خلاف خفیہ دستاویزات کے غیر قانونی استعمال سے متعلق انکوائری کر رہی ہے، اور اسی انکوائری کے تناظر میں پیر کے روز سابق امریکی صدر کی فلوریڈا میں رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا۔ مگر امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ چھاپے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے FBI کی اس کارروائی کو اپنے سازشی بیانیے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے گھر پر حملے کو اپنے تمام کارکنوں پر حملہ قرار دے دیا ہے، حب الوطنی اور جمہوریت کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حمایتی میڈیا FBI کی کارروائی کو بنیاد بنا کر منفی پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، انتشار اور افراتفری کو ہوا دے رہا ہے۔ مگر یہ المیہ یہاں بھی نہیں رک رہا ہے۔ امریکہ میں انتشار اور تشدد کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کے حمایتی اور کارکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ FBI کے جن اہلکاروں نے ٹرمپ کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا تھا انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ FBI کے دفاتر کے گھیراؤ اور احتجاج کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، فلوریڈا کے جس جج نے FBI کو ٹرمپ کی رہائش گاہ پر چھاپا مارنے کی اجازت دی تھی اسے تک دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یعنی ٹرمپ کامیابی سے اپنے کارکنوں کو اپنے سازشی بیانیے کے جال میں جکڑ چکے ہیں۔ واضح ہے کہ ٹرمپ کے کارکن ان کی ہر بات کو منوان درست اور سچ مانتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ٹرمپ کی خاطر انتشار پھیلانے اور تشدد کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ یعنی بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جو ایک تیسری دنیا کے ملک میں تصور کیا جا سکتا ہے، اور امریکہ جیسی ترقی یافتہ جمہوریت میں آج سے پہلے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مگر ٹرمپ نے اپنے اقتدار جانے کے غصے میں اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی لالچ میں امریکی جمہوریت کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جہاں سے واپسی اب اتنی آسان بھی نہیں رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر FBI کے چھاپے اور اس کے نتیجے میں ممکنہ خانہ جنگی سے متعلق ٹائم میگزین میں ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ امریکی قدامت پسندوں، قانون سازوں اور دائیں بازو کے تمام افراد نے اس صورتحال کو امریکہ کے وجود کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا ہے۔ ٹیلی ویژن اور آن لائن پلیٹ فارمز پر خانہ جنگی جیسی اصطلاحات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے حامی مبصرین نے ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کو امریکہ کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، گرفتاریوں کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کارروائی سیاسی انتشار کا باعث بن جائے گی۔ ٹائم میگزین کے مطابق ٹرمپ کے ایک حامی فورم پر لکھا گیا کہ یہ جنگ ہے اور جنگ میں واحد اصول جنگ جیتنا ہوتا ہے، ہمیں سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے حامیوں کے پرتشدد بیانیے میں اضافے سے
कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों के खदशात पैदा हो गए हैं। जैसा कि तज्जियाकारों ने नोट किया है कि FBI के एजेंट्स और रहनुमाओं के खिलाफ धमकियों की एक लहर पैदा हो गई है। ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन में FBI हेडक्वार्टर्स पर इतवार को एक बड़े एहतजाज की मंसूबाबंदी के तहत FBI के फील्ड ऑफिसर्स को घेरे में लिया हुआ है। इसी तरह फ्लोरिडा के जिस जज ने ट्रंप के घर की तलाशी के वारंट पर दस्तखत किए थे, उन्हें भी बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साबिक एहलकारों और सियासी तज्जियाकारों ने खबरदार कर दिया है कि ये तो उस शदीद रद्द अमल का सिर्फ एक नजारा है जो ट्रंप के खिलाफ मुख्तलिफ तहकीकात मजीद आगे बढ़ने की सूरत में फूट सकता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हालिया पोल से जाहिर होता है कि अमरीकियों की बढ़ती हुई तादाद ये समझती है कि अमरीकी हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद को जायज करार दिया जा सकता है और दाएं बाजू की शख्सियात इस खतरनाक बयानिए को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ने खबरदार किया है कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस इंतहा पसंदाना तशद्दुद के लिए एक फ्लैश पॉइंट बन सकते हैं। और माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की जबान को मुमकिन तौर पर हथियार उठाने की दावत देने के तौर पर देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल वायलेंस एनालिस्ट रेचल क्लाइनफील्ड ने इस सूरत हाल पर कहा है कि रिपब्लिकन सियासतदान और मीडिया फिगर्स आग के साथ खेल रहे हैं। अमेरिका में सियासी मकासद के लिए तशद्दुद की कबूलियत का लेवल वहां तक पहुंच गया है जो नॉर्दर्न आइलैंड में उनके तनाज़ात के उरूज के वक्त पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनके इत्तेहादियों ने FBI के छापे और इसके तनाजुर में पैदा होने वाले इश्तियाल को अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने में बहुत तेजी दिखाई और बाइडेन इंतजामिया के एहतसाब पर जोर दिया। ट्रंप के सियासी एक्शन कमेटी की तरफ से ट्रंप के नाम से एक ईमेल भेजी गई जिसमें ट्रंप ने लिखा कि मुझे इस वक्त के दौरान हर मुहिब्बे वतन अमरीकी के साथ की जरूरत है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद को डीप स्टेट की साजिश का विक्टिम भी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ट्रंप के ज्यादा शिद्दत पसंद हामी ट्रंप के इस खतरनाक बयानिए को संजीदगी से ले सकते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब कुछ रिपब्लिकन लीडर्स इस खतरनाक जबान को हवा दे रहे हैं। एक रिपब्लिकन रहनुमा ने अपने ट्वीट में अमरीकी झंडे को ऊपर से नीचे की जानिब उल्टा लटकाकर शेयर किया, जो एक परेशानी की अलामत है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एहलकार महीनों से खबरदार कर रहे थे कि जंग जैसा ये बयानिया जो सबसे पहले 6 जनवरी 2021 को सामने आया और जो ट्रंप के खिलाफ तहकीकात के रिएक्शन में बढ़ता जा रहा है, उससे नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर सियासी वायलेंस के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की सियासियात की प्रोफेसर मैसल लिलियाना का कहना है कि लीडर्स का इस तरह इश्तियाल को बढ़ाना इंतहाई खतरनाक अमल है। जो लोग इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं या तो उन्हें मुमकिना वायलेंस या तशद्दुद से फर्क नहीं पड़ता या फिर वो अपने वोटर्स को इस रास्ते पर लगाने के मुमकिना नताइज के बारे में एक वसी सोच नहीं रखते। टाइम मैगजीन के मुताबिक ट्रंप ने खुद भी FBI के छापे से फायदा उठाने के लिए बड़ी तेजी दिखाई। उनकी सियासी एक्शन कमेटी ने सिर्फ 48 घंटों में फंड्स इकट्ठा करने के लिए कम से कम 8 ईमेल्स भेजी। इन ईमेल्स में ट्रंप के 6 जनवरी वाले लहजे की बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी। एक ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा था कि ये हमारी कौम के लिए सियाह वक्त है। एक और बयान में ट्रंप ने अपने घर पर FBI के हमले को अपने तमाम सपोर्टर्स पर हमला करार दे दिया। ट्रंप के मुताबिक आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ मेरा घर नहीं था जिसकी खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि ये हर एक मुहिब्बे वतन अमरीकी का घर था। टाइम मैगजीन के मुताबिक ट्रंप के इस खास पैगाम को ट्रंप के हामी, इन्फ्लुएंसर्स और दाएं बाजू के मीडिया ने बड़े पैमाने पर उठाया। फॉक्स न्यूज के मेजबान और ट्रंप के मुशीर शॉन हेनेटी अपने प्राइम टाइम शो में ट्रंप के घर पर FBI के छापे को अमरीकी जमहूरियत के लिए सियाह दिन करार दिया और साथ ही ट्रंप के हामियों को मुश्तइल करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन कानून साज नुमाइंदे, दाएं बाजू के एक्टिविस्ट और ट्रंप इंतजामिया के साबका एहलकार इन इंतहा पसंद जत्थों के बयानिए को हवा दे रहे हैं जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमले को लीड किया था और ये जत्थे खुद को जुल्म के खिलाफ दिफा की आखिरी लाइन समझते हैं और ट्रंप के खिलाफ तहकीकात को एक बड़ी जंग का पेश खैमा करार देते हैं। ट्रंप की हिमायत याफ्ता रियासत एरिजोना के गवर्नर बनने की उम्मीदवार कैरी लेक ने बयान दिया कि ये अमरीकी तारीख का एक सियाह तरीन दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम इसे कबूल करते हैं तो अमरीका खत्म हो जाएगा और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। यानी अमरीका के खत्म होने की, अमरीका में खाना जंगी होने की बातें हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि ट्रंप के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और इसको एक ऐसे तौर पर पेश किया जा रहा है। इसी तरह द न्यू यंग रिपब्लिकन क्लब ने बयान जारी किया कि ट्रंप के घर पर छापे में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाएं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक और साबका एहलकार ने ट्वीट किया कि अब बस हो गया, ये आखिरी हद है। टाइम मैगजीन ने FBI पर मुमकिन हमलों से मुतालिक एक वाकया भी बयान किया है जिसके मुताबिक जुमेरात को एक मुसल्लह शख्स ने राइफल लेकर
FBI के एक दफ्तर में घुसने की कोशिश की। DHS इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक सरबराह ब्रायन मर्फी ने इस हवाले से खबरदार किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जाने वाले पुरतशद्दुद बयानिए और हकीकी दुनिया के तशद्दुद में जो तकसीम मौजूद थी वो अब करीब आ रहा है। टाइम मैगजीन के मुताबिक ट्रंप के हामी ऑनलाइन फोरम्स पर उनके हामी मामलात को अपने हाथ में लेने की धमकियां दे चुके हैं। वो FBI के छापे को खाना जंगी का पेशखेमा करार दे चुके हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल, FBI के डायरेक्टर और FBI के एजेंट्स को जान से मारने की धमकियों में इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर 4 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद 2020 के इंतखाबात हार गए थे, मगर उन्होंने नताइज तस्लीम करने के बजाय एहतजाज की कॉल दे दी और कहा कि इंतखाबात चुराए गए हैं, धांधली हुई है। और फिर इंतखाबात के 4 दिन के बाद यानी 18 दिसंबर को ट्रंप ने अपने हामियों को 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस के सामने एहतजाज की कॉल दी और ट्वीट किया कि 6 जनवरी को वाशिंगटन में बड़ा एहतजाज होगा, वहां आए। फिर कुछ दिन के बाद ट्रंप ने एक और ट्वीट किया कि 6 जनवरी को आपसे वाशिंगटन में मुलाकात होगी। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और बताया कि ट्रंप के हामी शिद्दत पसंद ग्रुप 6 जनवरी को वाशिंगटन जाने की तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें ट्रंप के बयानात से हौसला मिल रहा है। और फिर अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से नौमुंतखब सदर जो बाइडेन के इलेक्टोरल कॉलेज में फतह की बाकायदा तौसीक के अमल के दौरान सदर ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया, जिसे अमरीकी जमहूरियत का सियाह तरीन बाब करार दिया गया। फिर इस वाक़े की तहकीकात का ऐलान किया गया और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने रवां साल जून में 1 साल की तहकीकात के बाद ट्रंप को फसादात पर उकसाने और बगावत की कोशिश का मरकजी मुल्जिम और मनसूबा साज नामजद कर दिया और उन पर अपने ओहदा सदारत को तूल देने के लिए फसादात कराने का इल्जाम आयद कर दिया है। इस कमेटी ने 6 जनवरी 2011 के फसादात और अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले से मुताल्लिक तहकीकात की खुली समाअत की, जिसमें फसादात से पहले और बाद में रूनुमा होने वाले कई अहम शवाहिद से पर्दा उठाया गया। साथ ही खुद ट्रंप के करीबी अफराद के बयानात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है कि कैसे ट्रंप इलेक्शन हारने के बावजूद शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे और मुसलसल इलेक्शन चोरी होने का झूठ फैला रहे थे। खुद ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का वीडियो बयान भी चलाया गया, जिसमें वो कह रही हैं कि वो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल के इस बयान को तस्लीम करती हैं कि इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना थे और उनके वालिद की साजिश की बात दुरुस्त नहीं थी। इसके अलावा समाअत में ऐवान नुमाइंदगान की खुसूसी तहकीकाती कमेटी का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि कैसे ट्रंप ने इंतखाबी झूठ बनाए और फैलाए और कैसे उन्होंने अपने मुशीरों और मुआवनिन की राय को नजरअंदाज करते हुए वक्त से पहले जीत का ऐलान कर दिया। कमेटी के मुताबिक ट्रंप को अपने हामियों को तशद्दुद से रोकने की दरख्वास्त करने वालों में खुद उनकी बेटी इवांका और बेटा भी शामिल था, मगर ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। कमेटी के सरबराह ने कहा कि ट्रंप ने झूठ बोला, बदमाशी की, उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, अमेरिका के जमहूरी इदारों को तबाह करने की कोशिश की। कमेटी की समाअत अभी जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और कमेटी की कार्रवाई सितंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। ऐवान नुमाइंदगान की तहकीकाती कमेटी ने इल्जाम भी आयद किया कि ट्रंप और उनके रिपब्लिकन इत्तेहादियों ने इलेक्शन में धांधली के झूठे इल्जामात को इस्तेमाल करके डोनर्स को गुमराह किया और इलेक्शन डिफेंस फंड नामी फर्जी इदारे के लिए $250 मिलियन भी जमा कर लिए और बज़ाहिर इलेक्शन के लिए जमा की गई ये रकम ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के पास चली गई। ऐवान नुमाइंदगान की तहकीकाती कमेटी ने यह तफसीलात भी जाहिर कर दी कि इस रकम में से कितना हिस्सा किस किस के पास गया, क्योंकि तहकीकाती कमेटी ने मजीद बताया कि यह वाज़ेह है कि ट्रंप ने इरादी तौर पर अपने डोनर्स को गुमराह किया, उनसे एक ऐसे फंड में अतिया देने का कहा जो वजूद ही नहीं रखता था और फिर ये रकम जिस काम के लिए जमा की गई थी उसके बजाय किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर ली गई। अब जरा सोचिए ये और कहां होता होगा और दुनिया में ऐसा कौन सा लीडर होगा जो पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करने के नाम पर भी फ्रॉड करे, पैसे इलेक्शन के लिए ले और इधर उधर कर दे, फिर इसकी तफसीलात देने से भी इनकार कर दे, तहकीकात हो तो साजिश का इल्जाम लगा दे, इलेक्शन हार जाए तो धांधली का इल्जाम लगा दे, लोगों को तशद्दुद पर उकसाए और उसके ऐसे सपोर्टर्स भी हों जो उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लें, हकाइक उनके सामने रखें तो हकाइक की जगह झूठ को तरजीह दें और हर बात को मानने के लिए तैयार रहें। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। सवात से हर दूसरे दिन तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। रवां हफ्ते सवात में डीएसपी और उनके साथियों को यरगमाल बनाने और इलाके की आवाम से भत्ता वसूल करने की खबरों के बाद अब इतलात आ रही हैं कि सवात, लोअर दीर और इतराफ के दीगर इलाकों में तहरीक तालिबान से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ इलाके में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है बल्कि खौफ और हिरास फैलने की वजह से सवात और मालाकंड की सयाहती सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गई हैं। मगर इस सारी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पोजीशन अभी भी वाज़ेह नहीं है और इबहाम पैदा किया जा रहा है कि सवात में खौफ और हिरास फैलाने वाले ये मुसल्लह अफराद कलदम तहरीक तालिबान का हिस्सा हैं या फिर कोई और मुसल्लह गिरोह है। BBC उर्दू के मुताबिक अपने आप को तालिबान कहलवाने वाले मुसल्लह अफराद का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद उन्हें कहा गया कि वो अब अपने इलाकों को जा सकते हैं, जबकि कलदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात में शामिल तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा
کہ خیبر پختونخوا میں مبینہ طور پر ملیٹنٹس آئے ہیں جنہیں وہ عسکریت پسند کہیں گے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تو مذاکرات جاری ہیں جس میں سیز فائر ہوا ہے۔ سوات میں مختلف گروپس ہیں جو طالبان کے نام پر ایسی چیزوں میں ملوث۔ ان معاملات پر بہت گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب واقعی تعداد کو کیا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ خطرے کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ کچھ عسکریت پسند لوگ ہیں جو تحریک طالبان سے نہیں ہیں کیونکہ ان سے تو مذاکرات ہو رہے ہیں، سیز فائر ہے، کیا یہی صورتحال ہے؟ نہیں، میرے خیال میں شاذیب ان کی تعداد کو بھی، ان کی پریزنس کو بھی اور ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی بڑا چڑھا کے نہیں بلکہ گھٹا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب مثلا سوات میں پریزنس اگر ان کی نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان گزشتہ ایک ماہ میں وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے جن کو کالیں آئی تھی تو وہ بچوں سمیت اسلام آباد منتقل ہو گئے، وہاں کے میئر کو بھی کالیں آ رہی ہیں، اور پھر چند روز پہلے دیر میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے لیاقت کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ 2 پولیس والے اور کئی اور لوگ وہ جمع ہوئے، لیکن اس کے لیے عمران خان کی طرف سے مذمتی بیان بھی نہیں آیا، اور پھر خود عمران خان صاحب نے اس روز کہہ دیا جس دن بیرسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ میرے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور آج تک اس کی کوئی کنونسنگ تردید نہیں آئی کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء خود وہ چندہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ خیبر پختونخوا صرف سوات کا نام نہیں ہے، اس وقت جو ٹرائبل اضلاع ہے وہ شمالی وزیرستان ہو یا جنوبی وزیرستان ہو یا خیبر ایجنسی ہو، تو وہاں کے چیف ایگزیکٹو بھی وزیر اعلیٰ محمود خان ہے اور وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی حکمرانی ہے، تو وہاں پہ تو ٹی ٹی پی کی پریزنس کی اور ان کی کارروائیوں کی وہ تو ایک عرصے دراز سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روز 5-5 6 افراد بھی نشانہ بنتے ہیں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے تو پرسوں شمالی وزیرستان کے حوالے سے باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ پریس ریلیز جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ جرگے اور دھرنے کر رہے ہیں اگر وہ باز نہ آئیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مطلب تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے؟ اگر عسکریت پسند عناصر ہیں تو کیوں انہیں اپنے پیر جو ہیں وہ گاڑنے دیے جا رہے ہیں؟ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی خود تحریک طالبان کر رہی ہے تو پھر کیوں یہ نہیں مانا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان ہی ہے، اور کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں یہ ہونے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ہماری جو یہاں کے ڈیل کرنے والے لوگوں کی غلط ڈیلنگ ہے۔ مثلا اس قوم سے 18 سال جھوٹ بولا گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفاعی تجزیہ کار اور حکمران اور وہ ہم سے یہ جھوٹا بیانیہ عام کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم جیسے چند ہی لوگ تھے کہ جو یہ بات کہتے رہے، اور اس کی ہم نے باری قیمت بھی دی کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک دوسرے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ غلط بیانیہ پچھلے 15-20 سال میں اس قوم کو بیچا گیا۔ اب جب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو پتہ چل گیا کہ بھائی جیلوں سے بھی ان کے 5-6 ہزار لوگ رہا ہو گئے، یہاں پہ جو ان کے لوگ تھے ان کا مورال بھی بوسٹ ہو گیا، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ الگ الگ چیز ایک دوسرے سے اکائیاں تھی یا وہ افغان طالبان کا حصہ نہیں تھے تو پھر اس وقت کابل میں مہمانان خصوصی کے طور پر کیوں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ جو اس ریاست نے پچھلے سالوں میں غلط بیانیہ اپنایا ہوا تھا، دوسری بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ یہ فرق ہم لوگ نہیں سمجھ رہے کہ کل تک ٹی ٹی اے ایک گروہ تھا لیکن آج وہ ایک ملک کے حکمران ہیں۔ میرے خیال میں بہتر حکمت عملی یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بات چیت بھی تھی وہ ٹی ٹی اے اور افغان امارت اسلامیہ کے ذریعے ہونی چاہیے تھی، ان سے بات ہونی چاہیے تھی، ڈپلومیسی کے ذریعے ہونی چاہیے تھی، لیکن خود ہم نے کبھی مشران کا قبائلی ان کا جرگہ بنا دیا، کبھی آپ نے جا کے براہ راست ان کے ساتھ وعدے کر لیے، پھر آپ نے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو ادھر آنے دیا۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ ہماری غلط ڈیلنگ کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ صاحب، بتا رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ڈیلنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور خطرہ جتنا بتایا جا رہا ہے اس سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ آصف احمد اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔